सालों पर फोकस करते हैं, 1885 से 1905। इसे उदारवादी चरण या मॉडरेट फेज कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, मॉडरेट फेज। इस दौर के मुख्य नेता कौन थे और उनका काम करने का तरीका क्या था? वो नरम दल वाली बात जो आती है। हाँ, इस दौर के बड़े नामों में शामिल हैं दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले भी इसी दौर में थे। हाँ, गोखले का उदय थोड़ा बाद में हुआ, मतलब 1892 से 1905 वाले चरण में वो ज्यादा सक्रिय हुए और वो रानाडे के शिष्य माने जाते हैं। अच्छा। और बेशक पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो थे ही। इन नेताओं की पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब किस तरह के लोग थे ये? क्या आम जनता से जुड़े थे? स्रोत बताते हैं कि ये ज्यादातर नेता पश्चिमी शिक्षा पाए हुए थे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक, इस तरह के प्रोफेशंस थे। अच्छा। उनका ब्रिटिश व्यवस्था और उनके विचारों से अच्छा खासा परिचय था, लेकिन ये भी एक सच्चाई है और स्रोत इस पर भी इशारा करते हैं कि इनका सीधा जुड़ाव आम जनता से, खासकर किसानों और मजदूरों से उतना मजबूत नहीं था। इनकी राजनीति मुख्यतः शहरों और जो शिक्षित मध्य वर्ग था वहीं तक सीमित थी। ये उनकी एक सीमा भी मानी जाती है। और उनकी कार्यप्रणाली, जिसे अक्सर नरम दल की राजनीति कहते हैं, उसकी क्या खासियत थी? देखिए, उनकी कार्य प्रणाली को 3 शब्दों में, अंग्रेजी के 3 P में समझा जा सकता है: प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। हाँ। अच्छा, प्रार्थना, प्रतिवेदन और विरोध। जी हाँ, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन मतलब फंडामेंटली वो न्याय प्रिय है और अगर भारतीयों की समस्याओं और मांगों को सही तरीके से तर्कों के साथ ब्रिटिश संसद और वहां की जनता के सामने रखा जाए तो सुधार जरूर होंगे। वो ऐसा मानते थे। यानी वो टकराव की बजाय संवैधानिक तरीकों, बातचीत, इसमें ज्यादा यकीन रखते थे। बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश जनमत को भारत के पक्ष में करने पर भी काफी जोर दिया। अच्छा, ब्रिटेन में लोगों को समझाने की कोशिश हाँ, की। इसी सिलसिले में 1889 में, ये साल याद रखिएगा, 1889, दादा भाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न जैसे लोगों ने लंदन में कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनाई। लंदन में कमेटी, ये तो दिलचस्प है। इसका मकसद क्या था? मकसद वही था, ब्रिटेन में भारतीय मुद्दों पर प्रचार करना, वहां के नेताओं को, वहां की जनता को भारतीय दृष्टिकोण समझाना, लॉबिंग करना एक तरह से। और इसी कमेटी ने 1890 से अगले ही साल 1890 से इंडिया नाम की एक पत्रिका भी निकालनी शुरू की। इंडिया नाम की पत्रिका? लंदन से। जी, लंदन से। वो कांग्रेस का पक्ष रखती थी। ये दिखाता है कि उदारवादी नेता ब्रिटिश प्रणाली के भीतर रहकर ही बदलाव लाना चाहते थे। उन्हें सिस्टम पर भरोसा था कहीं ना कहीं। तो ये उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार से मांग क्या रहे थे? उनकी की डिमांड्स क्या थी? कई मांगे थी, ज्यादातर प्रशासन और राजनीति में सुधारों से जुड़ी हुई थी। एक बहुत बड़ी मांग थी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर। हाँ, आईसीएस वाली परीक्षा। जी, वो चाहते थे कि ये परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो, ताकि ज्यादा भारतीय इसमें शामिल हो सकें। ये बहुत मुश्किल था उस समय। सही बात है, लंदन जाकर परीक्षा देना। और साथ ही परीक्षा के लिए जो उम्र सीमा थी उसे बढ़ाने की भी मांग थी, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने पहले उसे घटा दिया था, 21 से 19 कर दिया था शायद। हाँ, कम कर दिया था। क्या इस मांग पर कोई सुनवाई हुई, कुछ सफलता मिली? एक अहम पड़ाव आया 1893 में। 1893 जब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने के पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया। अरे वाह, हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया। हाँ, हालांकि इसे पूरी तरह लागू होने में बहुत वक्त लगा, लेकिन ये उदारवादियों की एक बड़ी नैतिक जीत थी। दिखाता था कि उनकी बात सुनी जा रही है। और भारतीयों के प्रतिनिधित्व को लेकर क्या मांगे थी? मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में? हाँ, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज्यादा भारतीयों को शामिल करने और उनके अधिकारों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी संदर्भ में एक और बात आती है 1889 की। 1889। उसी साल जब लंदन कमेटी बनी, एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का प्रावधान लाया गया था, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात थी। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही ये प्रतिनिधित्व वाला सवाल कितना अहम था। आपने पहले कहा कि इनका जुड़ाव आम जनता से कम था, तो क्या किसानों या दूसरे वर्गों को साथ लाने की कोई कोशिश ही नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिश बिल्कुल नहीं हुई। कोशिशें तो हुई। स्रोत बताते हैं कि 1887 में किसानों तक पहुंचने के लिए 2 पर्चे निकाले गए थे। अच्छा। और उनका करीब 12 भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था।
लेकिन कुल मिलाकर देखें तो उदारवादी दौर में कांग्रेस का आधार मुख्यतः शिक्षित शहरी वर्ग ही रहा। वो जन आंदोलन का रूप इसे बाद में मिला। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिश सरकार के रवैये पर। जब कांग्रेस बनी तो शुरू में वो इसे कैसे देख रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था? शुरू में रवैया थोड़ा मिला जुला सा था, बल्कि कुछ हद तक सकारात्मक भी कह सकते हैं। सकारात्मक? हाँ, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने शुरुआती अधिवेशनों में हिस्सा भी लिया था। शायद उन्हें लगा कि ये संगठन उनकी हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि शायद मदद ही करेगा। या फिर वो सेफ्टी वॉल वाली थ्योरी। सेफ्टी वॉल, ये क्या थ्योरी है? मतलब सरकार इसे अपने गुस्से को निकालने का एक सुरक्षित माध्यम समझ रही थी? हाँ, कुछ इतिहासकारों का यही मानना है कि ह्यूम ने इसे ब्रिटिश अधिकारियों के सामने एक सेफ्टी वॉल्व की तरह ही पेश किया था कि भाई भारतीयों का जो गुस्सा है, जो असंतोष है, वो इस मंच के जरिए शांति से निकल जाए, कहीं कोई हिंसक विद्रोह ना हो जाए जैसा 1857 में हुआ था। अच्छा, ये भी एक एंगल है। लेकिन ये थ्योरी कितनी सही है इस पर बहस है। पर हाँ, जल्द ही सरकार का रुख बदलने लगा। क्यों बदलने लगा? खासकर तब जब कांग्रेस ने ज्यादा मुखर होकर मांगे उठानी शुरू की और आम लोगों से जुड़ने की थोड़ी बहुत कोशिशें भी शुरू की। तब सरकार को लगा कि अरे, ये तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो फिर क्या हुआ? सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया। नवंबर 1888 तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। डफरिन? हाँ, जिन्होंने शुरू में कांग्रेस नेताओं को कलकत्ता में गार्डन पार्टी भी दी थी। उन्हीं लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब? यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन। एक तरह से उसकी हैसियत को कम करके आंकना, ये सरकार के बदलते नजरिए का एक बड़ा संकेत था। मतलब सरकार अब उसे एक पोटेंशियल खतरा मानने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ आलोचना ही नहीं, इलाहाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था तो उसे रोकने की कोशिश भी की गई। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑकलैंड कॉल्विन। उन्होंने काफी अड़चनें डाली। अच्छा, अधिवेशन रोकने की कोशिश भी हुई? जी, इससे साफ हो गया कि सरकार कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है और अब उसे दबाना चाहती है। तो यहीं से फिर वो उदारवादी तरीकों की सीमाएं दिखने लगी होंगी और एक नए तरह की राजनीति की जरूरत महसूस होने लगी होगी। निश्चित रूप से। जब आपकी प्रार्थनाओं और याचिकाओं का जवाब आलोचना और दमन से मिलने लगे, तो जाहिर है कांग्रेस के अंदर ही एक वर्ग सोचने लगा कि भाई, ये तरीके काफी नहीं है। ब्रिटिश न्यायप्रियता में जो उनका एक गहरा विश्वास था, वो अब डगमगाने लगा। और यहीं से फिर गरम दल या उग्रवादी विचारों का कह सकते हैं अंकुरण होता है। हाँ, आप कह सकती हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता उभरे, जो थे तो उदारवादी ही, लेकिन उनमें पहले के नेताओं से ज्यादा आत्मविश्वास और मुखरता थी। लेकिन साथ ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल? हाँ, लाल बाल पाल। इन नेताओं का प्रभाव भी बढ़ने लगा, जो ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर लेने और ज्यादा जुझारू तरीके अपनाने के पक्ष में थे। हालांकि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, वो तो 1907 में हुआ सूरत में। हाँ, सूरत स्प्लिट। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 1905 आते आते पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। और 1905 का साल, ये तो भारतीय इतिहास में एक और बहुत बड़ी, बल्कि शायद उस दौर की सबसे बड़ी घटना के लिए जाना जाता है, बंगाल का विभाजन। बिल्कुल, बंगाल विभाजन इस दौर का कह सकते हैं चरम बिंदु था। यहाँ एक टर्निंग पॉइंट, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को झकझोर कर रख दिया। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया, कहा कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या असली मकसद प्रशासनिक सुविधा ही था या कुछ और था? नहीं, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि असली मकसद था बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी, उसे कुचलना। अच्छा। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था, तो मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, क्योंकि उन्होंने विभाजन इसी आधार पर किया। पूर्वी बंगाल जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिमी बंगाल जहाँ हिंदू ज्यादा थे, और इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। कर्जन ने बेसिकली फूट डालो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया। ये विभाजन कब और कैसे हुआ? इसकी कुछ खास तारीखें हैं जो याद रखनी चाहिए? हाँ, तारीखें महत्वपूर्ण है। देखिए, विभाजन की योजना की सुगबुगाहट तो 3 दिसंबर 1903 के एक पत्र से ही मिल गई थी। होम सेक्रेटरी रिस्ले का पत्र था। 1903 से ही? हाँ, बात चल रही थी, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 घोषणा। और ये विभाजन लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, वो तारीख है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन लागू हुआ। जी, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया।
लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किया, वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। अभूतपूर्व विरोध हुआ। और इसी विभाजन के विरोध में खड़ा हुआ वो बड़ा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। एकदम सही। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन उठा वही स्वदेशी आंदोलन कहलाया। इसकी औपचारिक घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमें 7 अगस्त 1905 को की गई। 7 अगस्त 1905 यानी विभाजन लागू होने से भी पहले। हाँ, घोषणा के बाद और लागू होने से पहले 7 अगस्त 1905। ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी यानी अपने देश का। इसमें क्या तरीके अपनाए गए थे, क्या हुआ इस आंदोलन में? देखिए, मुख्य जोर था विदेशी माल का बहिष्कार, बॉयकॉट, खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का नमक। अच्छा, बॉयकॉट। लोगों से अपील की गई कि वे केवल भारत में बनी चीजों का इस्तेमाल करें, स्वदेशी कपड़ा पहने, स्वदेशी सामान खरीदें। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया, स्वदेशी स्कूल कॉलेज खोले गए, स्वदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात हुई। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि ये जो बहिष्कार का सुझाव था, ये सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र की एक साप्ताहिक पत्रिका थी, संजीवनी। संजीवनी? हाँ, संजीवनी। उसके 13 जुलाई 1905 के अंक में ये सुझाव दिया गया था। 13 जुलाई 1905। राजनीति की सीमाओं को बिल्कुल साफ कर दिया। उनकी जो प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति थी, वो विभाजन को रोक नहीं पाई। इससे गरम दल के नेताओं की बात को बहुत बल मिला कि भाई केवल याचिकाओं से, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। जनता को संगठित करके संघर्ष करना होगा। स्वराज की मांग यानी पूरी आजादी की मांग और ज्यादा मुखर हो गई। मतलब अब सुधार नहीं, स्वराज चाहिए। बिल्कुल। एक स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि 1905 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में नरम पंथियों की भूमिका लगभग खत्म सी हो गई। हालांकि ये शायद थोड़ा अतिशयोक्ति हो, पर हाँ, उनका प्रभाव बहुत कम हो गया। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ था भारतीय इतिहास में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये शुरुआती दौर 1885 से 1905 एक तरह से नींव रखने का दौर था। जी हाँ। उदारवादी नेताओं ने जो बिखरी हुई राजनीतिक चेतना थी, उसे एक अखिल भारतीय मंच दिया। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारों की मांग की। हाँ, और भले ही उन्हें बहुत बड़ी ठोस सफलताएं ना मिली हों जैसा कि बाद के नेताओं को मिली, लेकिन उन्होंने राजनीतिक अधिकारों का सवाल, प्रतिनिधित्व का सवाल, आर्थिक शोषण का मुद्दा, इन सबको राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। और उनकी जो विफलताएं रहीं और ब्रिटिश सरकार का जो दमनकारी रवैया रहा, खासकर बंगाल विभाजन, उसी ने फिर आगे चलकर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के एक नए, ज्यादा जुझारू, ज्यादा आत्मविश्वास वाले दौर की जमीन तैयार की। बिल्कुल, हर दौर की अपनी भूमिका होती है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। अक्सर उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति या पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहकर आलोचना की जाती है। हाँ, ये आलोचना बहुत होती है। लेकिन क्या उस दौर की परिस्थितियों को देखते हुए, जब राष्ट्रीय आंदोलन अभी बस बन ही रहा था, ताकत इकट्ठी कर रहा था, क्या उनके पास कोई और व्यावहारिक रास्ता था, या ये वाकई ब्रिटिश राज के असली चरित्र को समझने में उनकी चूक थी, उनकी दूरदर्शिता की कमी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहस का मुद्दा है। इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल है। इतिहास का मूल्यांकन हमेशा उस समय के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। उनकी अपनी मजबूरियां भी थीं और शायद कुछ वैचारिक सीमाएं भी रही होंगी। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ, इसी प्रश्न के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय और उसके प्रारंभिक चरण की ये पड़ताल, ये गहरी बातचीत आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। जरूर। अगली कड़ी में हम स्वतंत्रता संग्राम के अगले और ज्यादा रोमांचक दौर पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं 1905 से 1919 के सालों की। ये वो समय था